डॉक्टर एस तिवारी, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से एमए इतिहास खंड सा सेमेस्टर चतुर्थ से प्रश्न पत्र चतुर्थ इकाई पंचम से एक अध्याय ब्रिटिश भारत में नारी की स्थिति सामाजिक कुरीतियों के संदर्भ में, इस विषय पर चर्चा करने के पूर्व भारत में नारी की स्थिति प्राचीन काल से, ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक किस प्रकार रहा, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। संक्षिप्त में उस पर चर्चा कर ले पृष्ठभूमि के रूप में। ऐतिहासिक काल के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो सैंधव काल सर्वप्रथम आता है। सैंधव काल में मातृसत्तात्मक परिवार थे, नारी प्राधान्य इस काल में था। साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि मातृदेवी की मूर्तियां सर्वाधिक इस क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं, जो नारी की प्रधानता को स्पष्ट करती है। आगे हम वैदिक काल के पूर्व की स्थिति, सैंधव काल और वैदिक काल के बीच की स्थिति पर जब विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इस काल में स्त्री और पुरुष के साथ समानता का व्यवहार होता था। हवन यज्ञ का अधिकार स्त्रियों को समान रूप से था। तो वैदिक काल के पूर्व भी स्त्रियों की स्थिति भारत में काफी अच्छी थी। वैदिक काल की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल, स्त्रियों का उच्च स्थान था, स्त्रियां सुसंस्कृत होती थीं। इस युग में घोषा के मंत्र ऋग्वेद में सम्मिलित किए गए हैं। अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, शिकता, निवावरी, विश्ववारा, गार्गी जैसे विदुषी स्त्रियों के नाम हमको प्राप्त होते हैं। विधवा विवाह की प्रथा थी इस युग में। विधवा होने के बाद पुनर्विवाह होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। निसंतानता की स्थिति में रहते हुए पति की मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के वरिष्ठ जनों की अनुमति से, उनकी सहमति से विधवा स्त्री को संतान प्राप्ति का अधिकार था। इसे नियोग प्रथा के नाम से जाना गया है। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। उपनयन संस्कार उनका होता था। इस तरह पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। आगे बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की तुलना में अवश्य स्थिति कुछ कमजोर हुई, किंतु सारे अधिकार बने रहे। जिस प्रकार की स्थिति अधिकारों के मामले में पूर्व वैदिक काल में थी, उसी प्रकार की स्थिति इस काल में भी बनी रही। महाकाव्य काल, स्मृति और शूद्र काल की चर्चा करें तो उत्तरोत्तर स्त्रियों की स्थिति में ह्रास होता गया, क्रमशः ह्रास आता गया। उपनयन संस्कार प्रायः बंद हो गए इस काल में। विधवा विवाह सीमित हो गए। नियोग प्रथा यदा कदा दृष्टिगोचर होती है। महाभारत की घटनाओं में पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म इस नियोग प्रथा का ही उदाहरण है। परंतु विदुषी स्त्रियों की कमी इस काल में नहीं रही। कुंती, सीता, माद्री, द्रौपदी, देवयानी, उत्तरा, सावित्री, दमयंती आदि अनेक विदुषी स्त्रियों के नाम इस काल में हमें प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रिया। इससे स्पष्ट है कि इस काल में भी नारी की महत्ता स्थापित थी। अब आगे बढ़ते हैं, मौर्य और गुप्त काल के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्य और गुप्त काल में भी नारियों की स्थिति सम्माननीय थी।
सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ लंका गई थी। उनकी दूसरी पुत्री चारुमती वे विदुषी स्त्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चित्रलेखा ने योगी कुमारगिरि से शास्त्रार्थ किया था। इसी युग में स्त्रियों का उपयोग दूसरी ओर विषकन्याओं के रूप में भी होने लगा था। वे गणिकाओं के रूप में भी देखी जा सकती थीं। प्रसिद्ध गणिकाओं में आम्रपाली का नाम ख्यात है। स्त्रियों के विषय में इस काल में महाकवि कालिदास ने लिखा, गृहिणी सचिव सखी मिथा प्रिय शिक्षा ललिते कलाविदे। स्पष्ट है कि स्त्रियों की स्थिति इस काल में भी सम्मानपूर्ण और अच्छी थी। राजपूत युग में हम देखते हैं इस काल में भी स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार था। शिक्षा, शस्त्र चालन, नृत्य, गायन में स्त्रियां प्रवीणा होती थीं। उच्च वर्ग की स्त्रियां, विशेषकर उच्च वर्ग की स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। सामान्य वर्ग की महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, किंतु फिर भी राजपूत काल में भी स्त्रियों को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। मध्यकाल की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, इस काल में सल्तनत युग और मुगल युग आता है। इस काल में स्त्रियों की दशा चिंताजनक एवं दयनीय हो गई थी। विदेशी आक्रांताओं की अधिकता, उनके द्वारा लूटपाट के साथ स्त्रियों पर अत्यधिक अत्याचार बढ़ गए थे। इसके फलस्वरूप पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा, राजपुताना के क्षेत्र में जौहर प्रथा, सती प्रथा की घटनाएं बड़ी संख्या में होने लगी थी। सामाजिक कुरीतियां इस काल में बढ़ गईं। शाही हरम में हजारों स्त्रियों को रखा जाने लगा। दास दासियों के लिए बाजार सजने लगे। उनकी खरीद फरोख्त खुलेआम होने लगी। स्त्रियां लूट व भेंट की सामग्री बनकर रह गई। इस काल में भी उच्च वर्ग में राज परिवार की कन्याएं, राजकुमारियां शिक्षित होती थीं, कलाओं में निपुण भी थीं, किंतु यह केवल राज परिवार और उच्च वर्ग तक सीमित था। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय और चिंताजनक थी। इसके पीछे विदेशी आक्रांताओं का विशेष योगदान था। अब हम अपने अध्ययन के मुख्य बिंदु पर आते हैं। ब्रिटिश भारत में नारी की स्थिति के विषय में। इस पृष्ठभूमि के साथ ब्रिटिश काल में नारी की स्थिति मध्यकालीन प्रभावों के कारण दयनीय थी। वह अपनी हीन अवस्था में जीवन यापन कर रही थी। इस समय भारतीय नारी निम्न सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त थी। प्रमुख कुरीतियां इस काल में इस प्रकार थीं। पहला, बाल विवाह या अल्पायु विवाह भी इसको हम कह सकते हैं। बाल विवाह इस काल में बहुतायत से होने लगे थे। मध्यकाल में जो बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी, वो इस समय तक एक परंपरा या प्रथा का रूप ले चुकी थी। मध्यकाल में मजबूरी में बाल विवाह विदेशी आक्रांताओं से अपनी कन्याओं को बचाने के लिए प्रारंभ हुई थी, किंतु इस समय तक वह परंपरा का रूप ले चुकी थी। 7 वर्ष से 13 वर्ष के बीच किसी भी स्थिति में कन्या का विवाह करा दिया जाता था। शरीर व बुद्धि से परिपक्व होने के पूर्व ही उस पर विवाह और परिवार की जिम्मेदारी डाल दी जाती थी। इस कारण इनकी स्थिति दयनीय थी। विदेशी आक्रमणकारियों की कुदृष्टि से बचाने के लिए मध्यकाल में प्रारंभ हुई यह प्रथा इस काल में बड़ी स्थायी रूप ले चुकी थी। दूसरी कुप्रथा इस काल में थी पर्दा प्रथा। यह भी
इसकी भी जड़ें मध्यकाल से प्रारंभ हुई थी। शासक वर्ग की, विजेताओं की या आक्रमणकारियों की कहें, गिद्ध दृष्टि से बचाने के लिए अपनी कन्याओं या स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन समाज में हुआ। उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में शाही परिवार में भी पर्दा प्रथा का प्रचलन था और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस काल में भी, ब्रिटिश काल में भी पर्दा प्रथा स्थापित रही। तीसरा था बहुविवाह की प्रथा। यद्यपि भारतीय समाज में उच्च वर्ग तथा राज परिवारों में बहुविवाह की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलन में थी, परंतु अत्यंत सीमित थी। केवल राज परिवारों में या अति धनाढ्य व्यक्तियों में यह प्रथा प्रचलन में थी। मध्यकाल में भी इस्लाम के प्रचार के साथ बहुविवाह मुसलमानों की सामान्य परंपरा बन गई। इस संबंध में आपको ज्ञात है कि मुसलमानों में 4 विवाह करने का अधिकार पुरुष को धर्मानुसार दिया जाता है। इस कारण बहुविवाह की प्रथा मध्यकाल में बढ़ गई। जैसे जैसे इस्लाम का प्रचार हमारे देश में हुआ, उसके साथ बहुविवाह की प्रथा में वृद्धि हुई। बहुसंख्यक हिंदू समाज में इस समय भी एक विवाह को भी आदर्श माना जाता था, किंतु उच्च वर्ग में, राज परिवारों में, जहाँ हिंदू राजा थे, उन स्थानों में भी बहुविवाह देखा जा सकता था। इसके कारण, इस कुप्रथा के कारण स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हुई। उनके पारिवारिक सामाजिक अधिकार सीमित हो गए और घरों में, परिवारों में कलह में वृद्धि हुई। अगली प्रथा थी, जो प्रथा है सती प्रथा। यह कुप्रथा भारत में प्राचीन काल से यदा कदा दृश्यमान होती रही, परंतु इस काल में अनेक भागों में यह कुरीति पनप रही थी। पति की मृत्यु के पश्चात जीवन कठिन होता था। विधवा विवाह की अनुमति न होने के कारण सती प्रथा प्रोत्साहित हो रही थी। कुछ क्षेत्रों में इस प्रथा को महिमा मंडित भी किया गया था और विधवा विवाह की अनुमति न होने के कारण भी यह प्रथा बढ़ी थी। अगली कुप्रथा इस काल में, ब्रिटिश काल में, दहेज प्रथा। कन्या विवाह के समय धन व अन्य सामग्री देने की परंपरा भारतीय समाज में थी, किंतु इस समय तक यह एक कुप्रथा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। गरीब कन्याओं का विवाह होना बड़ा मुश्किल हो गया था। बड़ी परेशानियों का उनको सामना करना होता था। विवाह के पश्चात भी स्त्री प्रताड़ना दहेज प्रथा के नाम पर दहेज प्राप्त न होने के कारण होता रहा। यह एक कुप्रथा वर्तमान तक देखने को मिलता है। कन्या विवाह के साथ ही पिता कन्या के विवाह के लिए दहेज हेतु धन एकत्र करने में जुट जाता था। यह उसकी प्रमुख चिंताओं में से एक होने लगा था। अगली प्रथा थी देवदासी प्रथा। छठी शती के लगभग दक्षिण भारत से यह प्रथा प्रारंभ हुई। इस प्रथा में कन्या का विवाह देवता से कर दिया जाता था और कन्या को मंदिरों को सौंप दिया जाता था। इस प्रकार की प्रथा दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई। इनका कार्य मंदिरों की व्यवस्था का संचालन, साफ सफाई, पूजा कार्य में योगदान देना इनके कार्य थे। किंतु स्त्रियों के देवदासी के रूप में मंदिरों में रहने के कारण स्त्री का शोषण मंदिरों में शुरू हुआ और मंदिर व्यभिचार के केंद्र बनने लगे। यह प्रथा इस समय तक, ब्रिटिश काल तक जारी रही। अगली कुप्रथा विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी समाज में।
जो विधवा हो गई उसे आजीवन विधवा रहना होता था अथवा सती हो जाने का विकल्प उसके पास था। पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, अतः विधवाओं का जीवन अत्यंत कठिन था। अगली स्थिति थी पुरुष पर निर्भरता। नारी स्वतंत्र नहीं थी। इस संदर्भ में मनुस्मृति की उक्ति उल्लेखनीय है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्र न स्त्री स्वातंत्र महीत। स्त्री कभी भी स्वाधीन नहीं थी। जन्म से लेकर लगातार उसको किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में रहना होता था। यही स्थिति इस समय थी। स्त्री पूरी तरह पुरुष पर निर्भर थी। अगला, शिक्षा देने की परंपरा का अभाव। भारतीय समाज में स्त्रियों को शिक्षा देने की परंपरा ही नहीं बनी। यह परंपरा टूट चुकी थी। इस समय तक कन्या पराया धन है, यह मान्यता थी। अच्छे घर में ब्याह देना ही मात्र कन्या के लिए पिता का लक्ष्य होता था। इस कारण नारी शिक्षा के क्षेत्र में इस काल में काफी पीछे रह गई थी। यद्यपि उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। अगली कुरीति कन्या वध की कुरीति देश में विद्यमान थी। कुछ क्षेत्रों में कन्या वध की निंदनीय परंपरा थी। जन्म के बाद ही उसकी हत्या हो जाती थी। इसके लिए कई तरीके समाज में अपनाए गए थे। खासकर कुछ विशेष क्षेत्रों में यह प्रथा अधिक थी। जौहर प्रथा, इस काल में प्रायः इसका अस्तित्व नहीं के बराबर था। यह मध्यकाल की परंपरा थी। राजपूतों में सामूहिक आत्मदाह की यह प्रथा थी। आत्मसम्मान की रक्षा हेतु स्त्रियों द्वारा सामूहिक आत्मदाह किया जाता था। किंतु आधुनिक काल में, ब्रिटिश काल में इस तरह के उदाहरण अत्यल्प हैं। अगला था पुत्र पुत्रियों में भेदभाव। खान पान, रहन सहन, शिक्षा तथा महत्व की दृष्टि से स्त्रियों के साथ हमेशा भेदभाव किया गया। पुरुष को अधिक महत्व दिया गया। यह सामान्य प्रथा थी। स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता था। संतान में पुरुष संतान का महत्व अधिक था। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। 1933 में कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। उस काल की स्त्री की स्थिति पर सटीक हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। यह स्त्रियों की स्थिति के विषय में सटीक उक्ति कही जा सकती है। अब हम देख लेते हैं स्त्रियों की दयनीय दशा के क्या कारण थे, किन कारणों से उनकी स्थिति इतनी खराब थी। पहला कारण था स्त्री शिक्षा का अभाव। स्त्री शिक्षा को आवश्यक ही नहीं माना जाता था। गृह कार्य की दक्षता पर बल दिया गया था, क्योंकि भारतीय समाज में इस समय यह मान्यता थी कि स्त्री पराया धन है, कन्या पराया धन है, उसे दूसरे के घर जाना है। अतः गृह कार्य में उसे दक्ष होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करके वह क्या करेगी, इस धारणा के कारण वह अशिक्षित रही और इसी के कारण वह प्रताड़ित भी होती रही। दूसरा कारण था बाल विवाह की परंपरा। 7 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच कन्या का विवाह कर दिया जाता था। इस समय न तो शरीर से न ही बुद्धि से वह परिपक्व होती थी, न वह शिक्षा के बारे में कुछ सोच सकती थी और उसके ऊपर परिवार और विवाह को निभाने का दायित्व आ जाता था। तो बाल विवाह की परंपरा के कारण स्त्री की स्थिति खराब हुई। अगली बात थी विवाह की भारतीय परंपरा।
कन्या के जन्म से ही माता पिता को कन्या के विवाह की चिंता होती थी। उसे पराया धन मानकर पति के घर ही उसे जाना है, उसी के लिए उसको उपयोगी होना है, इस बात की चर्चा प्रारंभ हो जाती थी। कम उम्र में ही विवाह हो जाता था। शिक्षा उसे इसी कारण प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो विवाह की जो भारतीय व्यवस्था या परंपरा थी वह उसके विकास में बाधक थी। अगला कारण था विधवा विवाह की प्रथा नहीं। किसी भी विधवा के लिए इस काल में जीवन बहुत कठिन था। पति की मृत्यु के साथ उसके पास सती होने का विकल्प होता था। सती न हुई तो मुंडन की प्रथा थी। वह बड़े बाल नहीं रख सकती थी। श्वेत वस्त्र उसे धारण करने होते थे। वह आभूषण धारण नहीं कर सकती थी। नृत्य संगीत से उसे दूर होना होता था। विधवाओं का जीवन अत्यंत कठिन था और संभवतः इसी कठिन परिस्थिति के कारण वह सती प्रथा के लिए प्रेरित होती थी। उसमें उसका सम्मान बढ़ता था, ऐसा उसे लगता था। यद्यपि यह प्रथा, सती प्रथा अत्यंत निंदनीय है, किसी भी दृष्टि इसको उचित नहीं समझाया जा सकता, किंतु विधवाओं का जो जीवन था वो इतना दुष्कर और कठिन था, इसी के कारण सती प्रथा अधिक प्रोत्साहित हुई थी। अगला कारण था अंतरजातीय विवाह की अनुमति समाज में नहीं थी। अन्य जातियों में अच्छा वर प्राप्त हो रहा हो किंतु फिर भी यह विवाह संभव नहीं हो पाता था। इस कारण भी इनकी स्थिति खराब हुई। अगला कारण था दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण गरीब कन्याएं या जिन पिताओं के पास धन न हो, संपत्ति कम हो या वे दहेज देने में सक्षम न हो, उन कन्याओं का विवाह अच्छे वर के साथ नहीं हो सकता था। लगातार पिता के ऊपर यह दबाव होता था कि वह दहेज हेतु सामग्री और धनराशि एकत्र करे। इस प्रथा के कारण भी स्त्रियों की स्थिति खराब थी। अगला कारण था संयुक्त परिवार की व्यवस्था। यद्यपि संयुक्त परिवार भारतीय समाज के लिए बहुत सारी दृष्टियों से उत्तम था। परिवार का प्रशिक्षण प्राप्त होता था, सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे, सभी को अच्छी शिक्षा एक साथ मिलकर रहने की प्राप्त होती थी, किंतु फिर भी स्त्रियों के लिए कुछ मामलों में यह खराब स्थिति थी, क्योंकि उनको परिवार के प्रमुख पुरुष के नियंत्रण में रहना होता था। बुजुर्ग स्त्रियां परिवार में थीं, उनका नियंत्रण होता था, तो उसकी स्वतंत्रता पर अवश्य घात हुआ था। तो संयुक्त परिवार के कारण जहां एक ओर बहुत सारे लाभ थे, वहीं ये हानि भी थी कि स्त्री स्वातंत्र पर यह एक बाधा के रूप में थी। अगला कारण था आर्थिक पर निर्भरता। स्त्री पूरी तरह से आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर होती थी, वह आत्मनिर्भर नहीं थी और इसी कारण वह स्वतंत्र भी नहीं हो सकती थी। आर्थिक स्वावलंबन अति आवश्यक है स्त्रियों के लिए, वह उसके पास नहीं था, इसलिए सारे अधिकार उसकी सीमित हो गए थे और उसकी स्थिति दयनीय थी। अगला कारण था विदेशी आक्रांताओं की परंपरा या उसका संदर्भ। भारतीय समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह की प्रथा, जौहर प्रथा, उन्हें शिक्षा न दिया जाना, इन सब के पीछे विदेशी आक्रांताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। प्राचीन काल से भारत में आक्रमण होते रहे, किंतु मध्यकाल में लगातार आक्रमण हुए। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत की महिलाओं ने अपार कष्ट सहे। जितने भी आक्रमणकारी मध्यकाल में आए, अधिकांश आक्रमणकारी अपने साथ अपने परिवार या स्त्रियों को साथ नहीं लाए थे। उनका मुख्य लक्ष्य या तो धन लूटना था या राजनीतिक कारणों से उन्होंने आक्रमण किया था, किंतु परिवार साथ नहीं होने के कारण, स्त्रियां साथ नहीं होने के कारण
यद्यपि इसके पीछे सामरिक कारण थे, स्त्री और परिवार को साथ लेकर चलने से आक्रमणकारी तीव्र आक्रमण नहीं कर सकते थे और पराजित होने की परिस्थिति में यदि उन्हें पलायन करना हो तो वह परिवार और स्त्रियों के सहित तीव्र गति से पलायन नहीं कर सकते थे। यह सामरिक कारण था, किंतु परिवार और स्त्रियों को साथ न लाने के कारण उन्होंने जब भारत में इस क्षेत्र को या राज्यों को जीता तो स्त्रियों पर घोर अत्याचार किए। ये आश्चर्यजनक तथ्य है कि इतिहास में इस पर चर्चा बहुत कम होती है, किंतु हमारे देश की नारियों ने, विशेषकर उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम की स्त्रियों ने अपार कष्ट सहे, घोर यातनाएं सही, हर तरह के अत्याचार उन पर इन आक्रांताओं ने किए। स्त्रियों को लूटा, उन्हें भेंट दिया, कई तरह के अत्याचार का सामना स्त्रियों ने किया। तो विदेशी आक्रांताओं के संदर्भ में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, ये सारी प्रथाएं उन्हीं की देन थी। अगला कारण था स्त्री नेतृत्व की कमी। हमारे समाज में नारी नेतृत्व की परंपरा कम देखने को मिली। उसके कारण भी हैं, विस्तार से हमने अभी चर्चा की है किस प्रकार की परंपराएं थीं। उन परंपराओं के कारण, बाल विवाह के कारण, पर्दा प्रथा के कारण नारी का क्षेत्र घर को ही मान लिया गया, घर की चार दीवारी में ही उसे रहना होता था। इस कारण नेतृत्व, स्त्री नेतृत्व हमारे देश में प्रकट नहीं हुआ और उसके कारण भी उनकी स्थिति खराब रही। अगला कारण था जाति बंधन। जाति के कार्य भी निश्चित थे जाति के अनुसार और अन्य कार्य उनके लिए वर्जित थे। इस कारण स्त्रियों को भी अन्य कार्य करने में बाधा आती थी। अगला कारण था धार्मिक निषेध। धार्मिक वर्जनाएं थीं, अनेक कार्यों को स्त्रियोचित कार्य नहीं माना जाता था, अतः स्वेच्छा से वह किसी कार्य को नहीं कर सकती थी। तो धार्मिक निषेध के कारण भी कार्य में उनकी बाधा आई और उनकी प्रगति में विरोध उत्पन्न हुआ। अंतिम कारण था विदेशी या अंग्रेजी प्रशासन का सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में अहस्तक्षेप की नीति। यद्यपि यह नीति ब्रिटिश शासन के लिए, उनके हित के लिए कहा जा सकता है कि उपयुक्त थी। यहाँ के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में यदि वो हस्तक्षेप करते तो उनका विरोध बढ़ सकता था, इसलिए उन्होंने इससे बचने का प्रयास किया और इसी के कारण यहाँ की जो दयनीय स्थिति थी नारियों की, उसमें सुधार होने में काफ़ी विलंब हुआ। जब तक भारतीय लोगों ने, भारतीय पुरुषों और उनके साथ मिलकर स्त्रियों ने ये मांग शुरू नहीं की, सामाजिक आंदोलन जब तक प्रारंभ नहीं हुए, जब तक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने, नेतृत्वकर्ताओं ने मांगे नहीं की, सामाजिक संगठनों ने मांग नहीं की, तब तक यह हस्तक्षेप इन्होंने नहीं किया और इस कारण ब्रिटिश काल में नारियों की स्थिति दयनीय रही। नारी किसी भी समाज की महत्वपूर्ण घटक है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत नारी को सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान करता है, पुरुष के समान स्थान देता है, परंतु स्त्री धर्म, मान्यताओं, सामाजिक रूढ़ियों तथा परंपराओं के नाम पर सदा चली जाती रही है। उपरोक्त वर्णित अनेक कारणों के संयुक्त प्रभाव से नारी की स्थिति उस काल में निम्न बनी रही तथा विभिन्न कुरीतियों से ग्रस्त होती रही। धन्यवाद।